जय हिंद दोस्तों। यू स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। यूपी पीसीएस का मॉक टेस्ट आज दूसरा हम लोग करने वाले हैं। जो भी मैं की पॉइंट बताऊंगा उसको जो है बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। ना हो तो नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंटों को मैं रखता हूँ की पॉइंट में, ताकि जो है उससे भी क्वेश्चन आपके निकल सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित जो भी नीचे दिए गए हैं ऑप्शन ABCD, उसमें से कौन सुमेलित नहीं है। लाइकोपिन गेंदे के फूल को पीला पीला रंग करता है, ठीक है। कैप्सेसिन मिर्ची का तीखापन करता है। जेंथोफिल हल्दी में पीला रंग लाता है। और एंथोसाइनिन जो है सेब में लाली जाता है, मतलब कि सेब के रंग को लाल करता है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, वही इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए तो B, C और D तो सुमेलित है, मतलब कि कैप्सेसिन जो है मिर्च का तीखापन करता है। जेंथोफिल जो है हल्दी में पीला रंग लाता है। और एंथोसाइनिन जो है सेम में लाल जाता है। लेकिन जो लाइकोपिन है वो गेंदे के फूल को पीला नहीं करता है। लाइकोपिन क्या करता है, टमाटर के रंग को लाल करता है, ठीक है। टमाटर के रंग को लाल करता है लाइकोपिन। इसलिए जो पहला आंसर, पहला जो है ऑप्शन सुमेलित नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, पहला उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव भोजन की विषाक्तता के लिए जिम्मेदार है, यानी कि फूड पॉइजनिंग, ठीक है। फूड पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव भोजन की विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार है। एस्परजिलस है, लैक्टोबैसिलस है, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनस है, या राइजोबियम है। तो दूसरे का जो उत्तर हो जाएगा वो जाएगा C, यानी कि क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनस जो है किसके लिए जिम्मेदार है, भोजन की विषाक्तता के लिए जिम्मेदार है, यानी कि फूड पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार है। कुछ की पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जो एस्परजिलस होता है यह साइट्रिक एसिड को बनाने में काम आता है। साइट्रिक एसिड मतलब सिट्रिक एसिड, जिससे खट्टापन आता है, जैसे नींबू का सिट्रिक एसिड, उसको बनाने में जो है एस्परजिलस काम आता है। लैक्टोबैसिलस जो है यह दूध से दही बनाने का काम करता है, ठीक है। कौन, लैक्टोबैसिलस। राइजोबियम यह दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कार्य को करता है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। अंग्रेजी में कहें तो फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला काम करता है कौन, राइजोबियम। किसमें, दलहनी फसलों में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 3 पे आते हैं। कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में से किसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। कश्मीर के निम्नलिखित में से शासकों ने किसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। सती प्रथा क्या था कि अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तो महिलाओं को जो है पति के साथ जिंदा जलना पड़ता था चिता पे, ठीक है। तो ये एक जो है कुरीति थी इंडियन सिस्टम की, जो सती प्रथा थी। तो शहाबुद्दीन हैं, सिकंदर हैं, सुहादेव हैं, जैन उल आबदीन है, ठीक है। इसमें से कौन था जो सती प्रथा पे क्या लगाया था, प्रतिबंध लगा दिया था। तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा B, यानी कि सिकंदर नाम के जो थे ये शासक कश्मीर के, जिन्होंने क्या किया था, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। कुछ की पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। कश्मीर के शासक सिकंदर ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। सिकंदर का बेटा जैन उल आबदीन, किसका बेटा था ये सिकंदर का ही बेटा था। जैन उल आबदीन ने हिंदुओं की भावनाओं को सम्मान करते हुए प्रतिबंध हटा दिया। इसमें कुछ क्या थे, बहुत कुछ कट्टर लोग थे जो बड़ा विरोध करते थे कि सती प्रथा क्यों हट रहा है, ठीक है। तो उसके जो है उनकी भावनाओं को सम्मान करने के लिए जैन उल आबदीन जो है फिर से इस प्रतिबंध को हटा दिया था, जो उसके पिताजी लगाए थे। वह फारसी में कुतुब के उपनाम से कविता लिखता था। कौन, पर्शियन भाषा में जैन उल आबदीन जो है कुतुब के नाम से अपनी कविताओं को लिखता था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 पे आते हैं। बलबन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही वाले को ट्रिक मारना है, एक या अनेक सही है, जो भी हो सकता है। 3 ऑप्शन दिया हुआ है। उन्होंने, यानी कि बलबन ने सिजदा और पैबोस की शुरुआत की, जिसके तहत लोग उनके सामने बैठते थे और सिर झुकाते थे। एक तरह का क्या था, अभिवादन था, मतलब कि जो भी वहाँ के नवाब हुआ करते थे, मतलब कि, ठीक है। तो
सीधा और पैबोस क्या था, एक तरह का क्या था, जिसमें क्या करते थे लोग कि बैठते थे और सिर झुकाते थे, ठीक है। उन्होंने भारत में नवरोज उत्सव की शुरुआत की। किसने? बलबन ने नवरोज उत्सव की शुरुआत की। दीवाने वजारत वित्त विभाग के से संबंधित था। जो दीवाने वजारत था वो किससे संबंधित था? बलबन के वित्त विभाग से संबंधित था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देखते हैं, पहला या तीसरा, दूसरा या तीसरा, या 1 और 2 या ऊपर के सभी सही। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ऊपर के सभी सही हैं, मतलब कि तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि तीनों ऑप्शंस को आपको याद कर लेने हैं कि जो है सीधा और पैबोस बलबन ने ही शुरू किया था, नवरोज उत्सव की शुरुआत भी बलबन ने ही किया था, दीवाने वजरात जो है वो बलबन के समय में वित्त विभाग से संबंधित था। कुछ की पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में। इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। उसका कार्यकाल था 1266 से लेके 1287 के बीच में। वह राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। मतलब राजा को क्या मानता था कि वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, मतलब कि अल्लाह का प्रतिनिधि है। उसको कहते थे नवाबे खुदाई। वो अपने आप को कहता था कि मैं जो है ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, मेरा कहना मानो। उसको नवाबे खुदाई के रूप में इंगित करते थे। उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। किसकी नीति अपनाई? रक्त और लौह की नीति अपनाई। ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी एग्जाम में यह जो है पूछा गया है, ठीक है। मतलब कि एक पॉइंट, एक ऑप्शन के रूप में या पॉइंट बना के, जैसे भी उनका मानना था कि सुल्तान जिल ए अल्लाह या जिल ए इलाही है। और इसका अर्थ है कि भगवान का प्रतिबिंब है। मतलब कि सुल्तान क्या है? जिल अल्लाह या जिल इलाही, यानी कि भगवान का प्रतिबिंब है। या ये जो है ऐसे, मतलब कि लोगों में ये फैलाता था। क्यों? कि लोग जो है उसके प्रति क्या रखें, एक आस्था रखें, लोग उससे डरें या लोग उसका सम्मान करें, इज्जत करें, ठीक है। इसलिए वो ऐसा करता था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति और कुछ मामलों में निलंबन की छूट की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति, ठीक है, और कुछ मामलों में निलंबन की छूट की शक्ति जो है उल्लेख किया गया है? इसमें जो है कुछ सजा कम करने की भी जो है पावर दिया गया राष्ट्रपति को। तो अनुच्छेद 61 में है, अनुच्छेद 72 में है, अनुच्छेद 76 में है, अनुच्छेद 58 में है। तो पांचवा का उत्तर हो जाएगा, पांचवे का उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद बी, यानी 72 में, यानी कि ऑप्शन बी में, ठीक है। चलिए कुछ की पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निर्धारित करता है। कौन? अनुच्छेद 61। मतलब इसमें महाभियोग ला के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है। अनुच्छेद 76 में क्या है? भारत का महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल क्या होगा? सर्वोच्च विधिक अधिकारी होगा, ठीक है। मतलब कि सबसे ऊपर का लीगल ऑफिसर होगा, और जो है जो कि एडवाइज करता है किसी भी विधिक मामलों में, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अनुच्छेद 58 में क्या है? राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता। अनुच्छेद 58 में क्या है? राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है इंडियन का सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 35 साल से ऊपर का होना चाहिए, ठीक है। किसी भी, मतलब कि राज्यसभा लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, ये सब बताया गया उसमें, ठीक है। अनुच्छेद 58 बताया गया है। क्वेश्चन संख्या 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद क्या है? एक संवैधानिक, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्षेत्रीय परिषद जो है वैधानिक निकाय है, यानी कि जो है वैधानिक क्या है? संस्था है, क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? केवल एक सही है, दो सही है, या एक और दो दोनों सही है, या एक नहीं तो एक सही है, नहीं तो दो सही है, कोई नहीं सही है। तो जो आपका 6वां का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि एक और दो दोनों सही है, ठीक है। यानी कि देख सकते हैं आप इसमें जो अंतर्राज्यीय परिषद है वो क्या है? संवैधानिक निकाय है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और क्षेत्रीय परिषद क्या है? एक वैधानिक बॉडी है, ठीक है। इसके बारे में कुछ की पॉइंट जान लेते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है, इसलिए यह क्या है? संवैधानिक निकाय है। जो संविधान में उल्लेख होगा किसी न किसी अनुच्छेद के रूप में, उसको क्या कहेंगे? संवैधानिक बॉडी कहेंगे। तो अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 263 में दिया गया है, ठीक है। इसलिए क्या है? संवैधानिक निकाय है। और यहाँ पे संसदीय
अधिनियमों के प्रावधान के तहत क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है, इसलिए क्या है, वैधानिक निकाय है। इसको संसद अधिनियम के तहत बनाया गया है, ठीक है। किसको, क्षेत्रीय परिषद को, इसलिए जो है क्या, ये वैधानिक निकाय है। और ये अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, ये एक संवैधानिक निकाय है। तो जो संसदीय अधिनियम के तहत बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको वैधानिक निकाय में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 पे आते हैं। भारत की संचित निधि यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, सॉरी, भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड किसके नियंत्रण में है? भारत के राष्ट्रपति के नियंत्रण में है, संसद के नियंत्रण में है, लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में है, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नियंत्रण में है? तो बताइए कंसोलिडेटेड फंड किसके नियंत्रण में है? तो 7वें का जो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि संसद के, यानी कि पार्लियामेंट के नियंत्रण में है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ एग्जाम की पॉइंट इसके बारे में। संविधान के अनुच्छेद 266 के अंतर्गत संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड को का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 266 यानी कि आर्टिकल 266 के अंतर्गत कंसोलिडेटेड फंड को रखा गया है। ये संसद के नियंत्रण में है। किसके नियंत्रण में है? संसद के नियंत्रण में है, यानी कि संसद के अनुमति के बिना कोई राशि नहीं निकाली जा सकती है। किससे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी राशि जो है संसद के बिना अनुमति के नहीं निकाली जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 पे आते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है? भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची यानी कि कौन सा शेड्यूल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से वेतन से संबंधित है? फर्स्ट अनुसूची, सेकंड अनुसूची, फोर्थ अनुसूची या सिक्स अनुसूची? मतलब कि फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल या सिक्स शेड्यूल? तो 8वें का जो उत्तर हो जाएगा सॉरी उत्तर तो बताया नहीं, बी, यानी कि सेकंड शेड्यूल में जो है, सेकंड शेड्यूल में जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कुछ की पॉइंट। देखिए फर्स्ट अनुसूची यानी कि पहले शेड्यूल में क्या है, भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है पहले अनुसूची में, पहले शेड्यूल में। दूसरे अनुसूची यानी कि दूसरे शेड्यूल में क्या बताया गया है, विभिन्न अधिकारियों के वेतन भत्ते और एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है इसमें, ठीक है। और चौथे में क्या बताया गया है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होता है उसको बताया गया है। और 6वां अनुसूची यानी कि 6वें शेड्यूल में क्या बताया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, ठीक है, कैसे चलेगा, कैसे करना है, इसके बारे में बताया गया है 6वें शेड्यूल में। क्वेश्चन संख्या 9 पे आते हैं। ज्योग्राफी का प्रश्न है, सिजी या सिजगी क्या है बताइए। सिजगी क्या है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं, तब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी की स्थिति होती है। पृथ्वी के एक पक्ष में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति होती है। और चौथा क्या है, सूर्य और चंद्रमा का समकोण स्थिति होती है। तो 9वें का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक सीधी में रेखा में आना क्या कहते हैं, सिजगी कहलाती है, सिजगी कहलाती है। तो कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो विकल्प बी दिया था वो किसका था, चंद्रग्रहण की स्थिति था। और विकल्प सी था वो सूर्य ग्रहण की स्थिति था, ठीक है। तो विकल्प बी और विकल्प सी भी सिजगी ही है, लेकिन एक ये स्पेशल केस है, ठीक है। क्या है ये, विकल्प बी और विकल्प सी भी दोनों क्या है, सिजगी का ही एक स्पेशल केस है। लेकिन जो मुख्य रूप से परिभाषित करता है सिजगी को, वो करता है आपका ए, यानी कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक सीधी रेखा में आना। इससे मतलब नहीं है कि वह किस पहले बीच में कौन है, बाएं कौन है, दाएं कौन है, ठीक है। बस एक सीधी रेखा में आ जाएंगे तो उसको सिजगी कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 10 पे आते हैं, आज के अंतिम प्रश्न पे। सॉरी, निम्नलिखित में से किस शासक ने अभिवादन की 4 तसल्लिम और जमी बोसी पद्धति को अपनाया? निम्नलिखित में से किस शासक ने अभिवादन के 4 तसल्लिम और जमी बोसी पद्धति को अपनाया? बाबर ने, बलबन ने, शाहजहां ने या अकबर ने? तो 10वें का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि शाहजहां ने अभिवादन के लिए 4 तसल्लिम और जमी बोसी पद्धति को अपनाया था। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं शाहजहां के बारे में। इसका कार्यकाल कब से कब था, 1628 इसका कार्यकाल जो है 1628 से लेकर 1658 तक था, ठीक है। कब तक था, 58 ईस्वी तक था। अच्छा, ये किसका पुत्र था, जहांगीर का पुत्र था, और ये अकबर का पौत्र था, यानी कि नाती था, ठीक है। ताजमहल के निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे।
जो मुख्य वास्तुकार थे ताजमहल के निर्माण के, वो कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। आपको पता ही है कि शाहजहाँ ने ताजमहल को, एक लाल किले को बनवाया था। शाहजहाँ के शासनकाल में स्थापत्य यानी कि बिल्डिंग जो भी इमारतें बनी हैं उसकी सुंदरता के लिए मुगल शासन को का स्वर्णकाल कहा जाता है। मुगल शासन का स्वर्णकाल जो है स्थापत्य कला के क्षेत्र में शाहजहाँ के शासनकाल को कहा जाता है। लाल किले का निर्माण जो है हामिद अहमद की देखरेख में पूरी हुई थी। किसकी देखरेख में पूरी हुई थी? हामिद अहमद की देखरेख में पूरी हुई थी। इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं समाप्त। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है स्टेट के किसी भी पीसीएस के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं ऐसे प्रश्न, और मैं ऐसे ही प्रश्नों को रखता भी हूँ। ठीक है, और जाके बाकी यूपी आरओ यारो ये सब भी चलता रहेगा, इसमें भी आ सकता है ऐसे प्रश्न। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बन रहिए हमारे साथ।